आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। और कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से थोड़ा देर हुआ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं सबसे पहले अपना परिचय आपको देना चाहूँगा। मैं भानु प्रताप सिंह एसआरएम विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। और मैं श्री मोराना जी का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने वॉइस ऑफ इन्वायरमेंट के मंच से मुझे बोलने का और अपने विचार साझा करने का अवसर प्रदान किया। तो आज हमारा जो विषय है वह है पर्यावरण विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन। तो मैं, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आज पर्यावरण संरक्षण पूरे विश्व के सामने एक चुनौती बना हुआ है। तो इसी विषय पर मैं अपने विचार आपसे साझा करना चाहूँगा। देखिए, पर्यावरण शिक्षा क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन, गुणवत्ता और सुधार की जो व्याख्या करता है वही पर्यावरण शिक्षा है। और पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से हम किस तरह अपने पर्यावरण और उसकी गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं, इसलिए हम पर्यावरण शिक्षा को पढ़ते हैं या उसे अनिवार्य मानते हैं। आज भी बहुत से विद्यालय और महाविद्यालयों में पर्यावरण की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। कुछ महाविद्यालयों में प्रथम वर्ष में पर्यावरण की शिक्षा दी जाती है, जिसे पर्यावरण अध्ययन कहते हैं, और कुछ महाविद्यालयों में द्वितीय वर्ष में पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा दी जाती है। और बहुत से महाविद्यालयों में पर्यावरण विज्ञान एक स्पेशलाइजेशन के रूप में चलाया जाता है, जहाँ बीएससी एनवायरमेंट साइंस और एमएससी एनवायरमेंट साइंस के नाम से हमारा ये कोर्स चलता है। तो दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है, कुछ खास फर्क नहीं है। सिर्फ यही फर्क है कि पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण के संरक्षण के विषय में हमें बताता है, हम कैसे उसका संरक्षण कर सकते हैं, और पर्यावरण कैसे प्रदूषित होता है, उस प्रदूषण से हम उसकी रक्षा कैसे कर सकते हैं, और उसका थोड़ा ओवरव्यू हमें देता है। जबकि पर्यावरण विज्ञान एक स्पेशलाइजेशन है। हम पर्यावरण विज्ञान के माध्यम से अनेक वैज्ञानिक विधियों को पढ़ते हैं, रिसर्च की तरफ जाते हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में खोज करते हैं, और ये जानते हैं हम किन विधियों द्वारा पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं, उसे रक्षित कर सकते हैं और प्रदूषण को दूर कर सकते हैं। या हम ये जान सकते हैं कि पर्यावरण के प्रदूषण के वो कौन से रासायनिक कारक जिम्मेदार हैं, जिसके कारण आज हमारा पूरा विश्व एक चुनौती को एहसास कर रहा है और पर्यावरण के संरक्षण के लिए जी जान से हमारा देश और पूरा विश्व लड़ रहा है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि पर्यावरण विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा दोनों ही आज के समय में बहुत ही आवश्यक है हमें जानना। क्योंकि आप जानते हैं पर्यावरण क्या है, हमारे चारों तरफ का जो भी आवरण है, जो भी हमारे चारों तरफ है, वही हमारा पर्यावरण है। पर्यावरण जितना शुद्ध होगा, जितना साफ होगा, उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव हमारे शरीर और हमारी मानसिक स्थिति पे पड़ता है। तो इसीलिए ये आवश्यक है कि हम पर्यावरण की शिक्षा अवश्य लें और पर्यावरण विज्ञान को हम जितना जान सकें और उन वैज्ञानिक विधियों को जानने की भी कोशिश करें जिनसे हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं, उसकी गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं और उसमें सुधार कर सकते हैं। आप जैसे जानते ही हैं, प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है और हमें स्वयं को प्रकृति के अनुरूप ढाल लेना चाहिए। आज प्रकृति ही है जो हमें भोजन, जल, वायु, प्रकाश सब देती है। अगर हम इस प्रकृति का ही दोहन करेंगे, इस प्रकृति पर ही अत्याचार करेंगे, तो हमारा भी इस पृथ्वी पर रहना बिल्कुल असंभव है। हम प्रकृति पर अत्याचार करके बिल्कुल सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर नहीं रह सकते। सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने अभी हाल ही में चल रहा है, जिसे कोरोना संकट कहते हैं। आपने, जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं और आपने देखा भी है, हमारे न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से बताया जाता है कि ये जो कोरोना संकट है ये चाइना की देन है। ये चाइना देश से आया है, जहाँ पे चमगादड़ को, बैट को उन्होंने मारा और उसे खाया। तो कहीं ना कहीं हमने बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाया है और एक प्रकृति के नियम को हमने तोड़ा है। और प्रकृति के नियम को तोड़ने का आज जो परिणाम है वो पूरा विश्व भुगत रहा है। इसी तरह ये तो मात्र एक उदाहरण है, न जाने विश्व में ऐसे कितने असंख्य उदाहरण हैं जहां मनुष्य प्रकृति के नियमों को तोड़ता जा रहा है। और जब इतने बड़े स्तर पर प्रकृति के नियम टूटने शुरू हो जाएंगे तो फिर प्रकृति भी हमें दंड देने के लिए स्वयं को तैयार करेगी, और वो बिल्कुल निश्चित है कि वो दंड देगी भी। तो हमें इसी चीज से बचने के लिए, हमें इस दंड से बचने के लिए, प्रकृति के नियमों को तोड़ने से बचने के लिए और प्रकृति को समझने के लिए हमें पर्यावरण शिक्षा पर जोर देना बहुत आवश्यक है। और पर्यावरण विज्ञान के प्रति हम जितना
जागरूक हो सकें वो हमारे लिए उतना ही अच्छा है। जैसे कि आप सब लोग जान सकते हैं और देखते भी हैं कि आज पूरा विश्व कुछ पर्यावरण की जो विश्व व्यापक समस्याएं हैं उनसे जूझ रहा है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग। आप देखते हैं कि विकास के नाम पर हमारे देश में बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े उद्योग विकसित किए जा चुके हैं, और मैं कहूँ तो आज़ादी के बाद 1947 के बाद से ही ये कार्य शुरू हो गया था। अभी अगर आप अपने परिवार में या अपने आस पड़ोस में अगर कुछ बड़े या बूढ़े लोग रहते हों तो उनसे अगर हम पूछें कि उनके समय में नदियों का पानी कैसा होता था, तो वो आज भी कहते हैं कि नदी का पानी इतना साफ था कि हम चाहें उसमें अपना चेहरा देख सकते थे, और हवा इतनी साफ होती थी कि आज तो बिल्कुल सांस लेना ही बहुत दुर्भर है। तो अगर हम उस समय से आज की कल्पना करें तो बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। ऐसा क्यों हुआ? इसके कारण क्या रहे? इसके कारण यही रहे कि आज़ादी के बाद से उद्योग और कारखाने विकसित किए गए, लेकिन उसका हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जब भोपाल गैस डिजास्टर हुआ, भोपाल गैस डिजास्टर के बारे में आप सभी ने सुना होगा, मिथाइल आइसोसिनेट गैस जिसने कि हजारों लोगों को काल के ग्रास में पहुंचा दिया। उसके बाद हमारी सरकारों की आंख खुली और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लाया गया, और उसके बाद पर्यावरण के क्षेत्र में सरकार जागरूक हुई, आम नागरिकों को जागरूक करना शुरू किया गया और उस पर कार्य किया गया। विभिन्न योजनाएं बनाई गई, विभिन्न विभाग बनाए गए, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इनकी तरह ही विभिन्न विभाग पर्यावरण सुरक्षा के लिए बनाए गए, और इस राह में आगे चला गया। लेकिन अगर हम आज की परिस्थितियां देखें तो ये भी जानना जरूरी है, क्या कुछ विशेष परिणाम इसके आए? जो इसको सरकार ने इतने विभाग बनाए, इतनी योजनाएं बनाई, कहाँ तक उसका इम्प्लीमेंट हुआ और कहाँ तक हमारा पर्यावरण संरक्षित हुआ, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम जैसे देखते हैं कि इसका कुछ विशेष प्रभाव पर्यावरण पर नहीं पड़ा। इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि उद्योग उसी रफ्तार से, उसी तेजी से विकसित होते जा रहे हैं। हमारे वनों की कटाई होती जा रही है। जब वनों की कटाई होगी तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर स्वयं बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे वन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, शोषित कर लेते हैं और प्राणवायु को छोड़ते हैं। जब वन ही नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण कैसे होगा? उसे एब्जॉर्ब कौन करेगा? वो एब्जॉर्ब नहीं होगी तो क्या होगा? वो वातावरण में जाएगी, वायुमंडल में जाएगी और एक ग्लोबल वार्मिंग को क्रिएट कर देगी, पर हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ा देगी, जिसका परिणाम क्या होगा? और परिणाम हो भी रहा है, हम लोग देख भी रहे हैं। ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगे हैं, पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ चुका है कि टेम्परेचर, तापमान अभी अगर हम गर्मियों की बात करें तो 47 डिग्री, बहुत जगह तो 50 डिग्री तक चला जाता है। तो इसका परिणाम यह है कि हमारे पर्यावरणविद और पर्यावरण विशेषज्ञों ने तो यहाँ तक कहा है, अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह चलती रही तो आने वाले 50 सालों में हमारी जो मुख्य नदियाँ हैं जैसे गंगा, यमुना और भी बहुत सी नदियाँ, ये सूख जाएंगी, ये बिल्कुल सूख जाएंगी। तो इसलिए ये जरूरी है, इट इज एसेंशियल टू सेव द एनवायरमेंट बाय taking education of environment and taking a specialization in environmental science. So we can say it, हम कह सकते हैं कि environment विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन इनका हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। Environmental sciences and environmental education has a important role in our life and for our earth, right? So अभी हम ये भी देखते हैं कि हम इसे कैसे रक्षित कर सकते हैं, इसे कैसे बचा सकते हैं। अभी आप देखिए कि जनसंख्या दर किस तरह बढ़ रही है। अगर हमारी जनसंख्या, हमारे देश की जनसंख्या या विश्व की जनसंख्या, विश्व की पॉपुलेशन इसी तरह इंक्रीज करती रही तो आने वाले समय में क्या होगा? हमारी रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, हमारे रिसोर्सेज बिल्कुल एंड हो जाएंगे। अच्छा, राजेश जी स्पीक इन इंग्लिश। ओके, इफ आवर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग at this rate, so what's the result of this? Our natural resources being ended or exploited. So what we will do if we have not the natural resources like fossil fuels, petroleum, coal and others, and natural gas? So it is a very adverse effect on the environment or on our life of it. So it's necessary to save our environment by studying environmental studies and environmental education. So for this our government takes steps to
make it essential for every college and every universities to teach environmental studies. Now, हम ये जानते हैं कि देखिए, अगर इसी तरह हमारे संसाधन और नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होते रहे तो भविष्य में हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। तो फिर हम कैसे अपने, ये पेट्रोल है, कोल है, तो क्या हम लैब में अपने बच्चों को दिखाएंगे कि ये पेट्रोल इस तरह होता था, ये कोयला इस तरह होता था? तो यही हम कहते हैं कि पृथ्वी हमें बहुत कुछ देती है, प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन अगर हम इसी तरह इसका मिसयूज करते रहे, ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते रहे, तो एक दिन नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। और नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होने के बाद शायद हमारे पास भी इस पृथ्वी पर रहने के लिए या जीवित रहने के लिए कोई साधन ना रहे। इसलिए पर्यावरण विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अब मैं दूसरे टॉपिक पे बात करता हूँ। हमारे बहुत से एमएससी एनवायरमेंटल होल्डर्स, डिग्री होल्डर्स, जो विभिन्न डिफरेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज से एनवायरमेंट की डिग्री एमएससी और बीएससी में लेते हैं। तो व्हाट द अपॉर्चुनिटीज द गवर्नमेंट हैव फॉर एनवायरमेंटल डिग्री होल्डर्स, ये भी एक क्वेश्चन है। दैट्स द क्वेश्चन कि गवर्नमेंट के पास एनवायरमेंट साइंस में डिग्री होल्डर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप जानते हैं जितना अच्छा इलाज एक मरीज़ का एक डॉक्टर कर सकता है, शायद कोई नहीं कर सकता, और वो भी स्पेशलाइजेशन होती है। अगर आपकी आइज़ में प्रॉब्लम है तो आइज़ का स्पेशलिस्ट आप उसका इलाज करता है। आपके कान में, ईयर में प्रॉब्लम है तो ईयर का स्पेशलिस्ट उसका इलाज करता है। आपके हार्ट में प्रॉब्लम है तो हार्ट स्पेशलिस्ट उसका इलाज करता है। इसी तरह जब हमारे सामने पर्यावरण की समस्याएं हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं, तो हमें ज़रूरत है एनवायरमेंटलिस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता बढ़ाने की। जितने हमारे विभिन्न विभाग सरकार ने बनाए हुए हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एज लाइक दिस, इनमें ज़रूरत है एनवायरमेंट डिग्री होल्डर्स की सहभागिता बढ़ाने की, उनकी हिस्सेदारी बढ़ाने की, उनकी नियुक्तियाँ करने की, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा पर्यावरण जो आज प्रदूषित है उसके कारण क्या हैं, उसके कारक क्या हैं, उसके रासायनिक घटक क्या हैं, उसके भौतिक घटक क्या हैं, और हम उनसे कैसे अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, हम उन्हें कैसे रिमूव कर सकते हैं, उन्हें कैसे अपने पर्यावरण से हटा सकते हैं और इसे सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा विषय है सरकार के सामने और छात्रों के भविष्य के सामने भी, कि उनकी सहभागिता पर्यावरण संबंधी विभागों में या पर्यावरण संरक्षण संबंधी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिलेटेड डिपार्टमेंट्स में उनकी सहभागिता बढ़ाई जाए। मैं देखता हूँ कि हमारे बहुत से मित्र, जो फ्रेंड्स, हमारे बहुत से फ्रेंड जो एमएससी एनवायरमेंट साइंस से डिग्री लेके विभिन्न विश्वविद्यालय से आज निकले हैं, बहुत से लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि वो मेरे बहुत से मित्र हैं। अभी जैसे आपके महाराणा चौधरी जी हैं, नवनीत यादव जी हैं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और एक प्रेरणा लेता हूँ कि आज भी एनवायरमेंट को लेके बहुत से एनवायरमेंट के छात्र, पर्यावरण विज्ञान के छात्र धरातल पर रह के ऑन द लैंड, ऑन द फील्ड वर्क कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं एनवायरमेंट को अच्छा करने की। मैं आशा करता हूँ हमारी गवर्नमेंट से, हमारी सरकार से और विभिन्न दलों से, विभिन्न जो ऑर्गेनाइजेशन हैं या विभिन्न राजनीतिक गैर राजनीतिक दल हैं, उन्हें इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा देना चाहिए जो कि हमारे पर्यावरण सुरक्षा के लिए धरातल पर रहकर कार्य करती हैं। और मैं आप सभी से, सभी जो मेरे मित्र लोग हैं, आप सभी या अन्य मेरे बाहर जो विभिन्न क्षेत्रों में मित्र लोग कार्यरत हैं, मैं उनसे भी यही प्रार्थना, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस तरह की संस्थाएं जो पर्यावरण के लिए धरातल पर रहकर कार्य करती हैं, उन्हें सहयोग करें, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से करें या अप्रत्यक्ष रूप से करें। क्योंकि ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है, जिस दिन हमारी संस्थाएं, जिस दिन हमारी गैर राजनीतिक संस्थाओं ने धरातल पर रहकर कार्य करना बंद कर दिया, तो उस दिन आप समझ लीजिएगा पर्यावरण संरक्षण जिसका सपना हम सब लोग देखते हैं, हमारी सरकारें देखती हैं, वो कामयाब नहीं होगा। वो कामयाब तभी हो सकता है जब हम अपनी जो गैर राजनीतिक संस्थाएं जो बिल्कुल मेहनत से, बिल्कुल मन से, लगन से अपने ज्ञान, अपनी शिक्षा का उपयोग पर्यावरण संरक्षण के लिए धरातल पर रह के करती हैं, उन्हें सहयोग सरकार को करना पड़ेगा। और यही सरकार की जिम्मेदारी भी है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। मैं कहता हूँ ये हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि एक कहावत है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। जब हर व्यक्ति अपने आसपास के पर्यावरण को साफ स्वच्छ रखने के लिए कार्यरत होगा, उसके विषय में सोचेगा, वृक्ष लगाने के विषय में सोचेगा,
और इस विषय को लेकर जिस ये पर्यावरण समस्याएं जिसके विषय में आज पूरा विश्व चिंतित है, जब प्रत्येक व्यक्ति देश का इस विषय में सोचेगा तो मैं आशा करता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा पर्यावरण वही पुराने समय की तरह बिल्कुल साफ सुथरा और स्वच्छ होगा। आज भी आप देख सकते हैं हमारी सरकार ने बहुत सी योजनाएं चलाई हुई हैं, जैसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट, गंगा की सफाई के लिए सरकार ने चलाया था। उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान चलाया। स्वच्छ भारत अभियान में मैंने देखा कि बहुत स्तर तक हमारे जो मित्र हैं, जो युवा लोग हैं या जो किसी भी वर्ग के लोग हैं, उन्होंने सरकार को बहुत सहयोग दिया है। तो इसी तरह की बहुत सी योजनाएं सरकार चलाती रहती है। तो हमें आवश्यकता है हम उन्हें सहयोग करें, और सरकार को भी आवश्यकता ये है, सरकार को भी इसलिए जागरूक होना चाहिए कि जो हमारे पर्यावरण विज्ञान के छात्र हैं, जिनकी स्पेशलाइजेशन, जिनकी गुणवत्ता पर्यावरण विज्ञान की शिक्षा में है, उन्हें पर्यावरण संरक्षण में कार्य करने का अवसर प्रदान करें। उन्हें पर्यावरण संरक्षण के जो विभाग हैं उनमें उनकी भागीदारी की जाए, उनकी हिस्सेदारी की जाए, उनकी सहभागिता बढ़ाई जाए, उनकी नियुक्तियां की जाएं। क्योंकि ये देखिए, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति ये बिल्कुल जानता है कि जिस विषय में जिसकी स्पेशलाइजेशन होती है, शायद ही उससे ज़्यादा उस विषय में कोई और जानता हो। जिसने बिल्कुल मेहनत से और लगन से अपने विषय में शिक्षा ली है और अपने विषय को जाना है, उसकी वैज्ञानिक विधियों को पढ़ा है, उस विषय में रिसर्च किया है, उस विषय में खोज किया है, तो मैं नहीं मानता कि उससे ज़्यादा कोई दूसरा व्यक्ति जिसका स्पेशलाइजेशन किसी दूसरे क्षेत्र में है, वो उससे ज़्यादा कुछ जानता होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि वो उस क्षेत्र में कार्य कर सकता है, उस क्षेत्र में उसे थोड़ी बहुत नॉलेज हो सकती है, लेकिन जितनी गहराई में जाके जो रासायनिक उसका रासायनिक कारण हैं, रासायनिक घटक हैं, या हम जो वैज्ञानिक विधियां हैं, उनका पूर्ण ज्ञान केवल उसी व्यक्ति को होगा जिसने पर्यावरण विज्ञान में अपनी प्रास्नातक, स्नातक या रिसर्च या खोज की हो, या हमारे बहुत से भाई पीएचडी कर रहे हैं इस क्षेत्र में। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि इन्हें जो है प्राथमिकता दी जाए, इन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाए, अवसर प्रदान किए जाएँ, ताकि भविष्य में इन्हें एक मोटिवेशन मिले, पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने का मोटिवेशन मिले, हमारे बच्चों को मोटिवेशन मिले, हमें मोटिवेशन मिले कि हम इस क्षेत्र में कितना आगे बढ़ जाएं। हमें ये ना लगे, कहीं भी हमारे मन में नकारात्मक भाव ना आए, कहीं भी नेगेटिविटी हमारे अंदर ये ना आ पाए कि नहीं, कि पर्यावरण के क्षेत्र में हम आज धरातल पर रहकर कार्य कर रहे हैं लेकिन हमें कोई सपोर्ट नहीं है, हमें कोई हेल्प नहीं है। ये नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। इसके लिए हमें और सरकारों को सबको संयुक्त रूप से मिलकर काम करना है, और विश्व के सामने ये जो ओजोन डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग का जो संकट आया हुआ है, इसके खिलाफ हमें मिलकर सबको लड़ना है और एक साथ रहना है। तो इसीलिए अभी आप देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने भी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एनवायरनमेंट के लिए 3000 करोड़ का बजट रखा है। लेकिन मेरी आशा है और मैं कहना चाहूँगा कि इस बजट को सरकार को बढ़ाना चाहिए, इस बजट को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये पूरे देश की बात है, किसी एक क्षेत्र की बात नहीं है। जब पूरे देश की बात है और पूरे देश में ही हमें ये इम्प्लीमेंट करना है कि हम अपने पर्यावरण को, अपने एनवायरनमेंट को कैसे अच्छा रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं। हम जितना हम वृक्ष लगा सकते हैं, देखिए वृक्ष एक हमारे मित्र हैं, आप सब लोग जानते हैं वृक्ष हमारे मित्र हैं, क्योंकि ये हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं। तो ठीक है, विकास जरूरी है, उद्योग लग रहे हैं, कारखाने लग रहे हैं, मैं मानता हूँ ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें वृक्षों को भी बढ़ावा देना चाहिए। हमें वृक्षों को बढ़ावा देना चाहिए, अपने वन क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहिए, और जो हमारे उद्योग लगे हुए हैं, हमें उन मशीन्स को, इक्विपमेंट्स को वहाँ पे इंस्टॉल कराना चाहिए, जिससे एयर पोल्यूशन बहुत कम हो, या वाटर पोल्यूशन जो इंडस्ट्रीज हमारी करती हैं उसमें कहीं ना कहीं रोकथाम हो। उनके एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स अच्छी तरह कार्य कर रहे हों। और इसके लिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है कि उनका रेगुलर इंस्पेक्शन, नियमित उनके मानकों की जांच, उनके पैरामीटर्स की इंस्पेक्शन, पैरामीटर्स की जांच नियमित रूप से होनी चाहिए। तो इसीलिए आज, क्योंकि पर्यावरण की समस्याएं आज पूरे विश्व के सामने जो बहुत बड़ा संकट बन के खड़ी हुई थी, तो इसीलिए आज मुझे लगा कि मैं अपने विचार इस मंच के माध्यम से साझा करूं, बिकॉज एज यू नो द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरनमेंट इज वर्ल्ड वाइड, नॉट अ नेशन वाइड। सो फॉर दिस आई थिंक दैट वी शुड डू अ वर्क in this field and to implement our knowledge in the field of environment and environmental science. We can implement our skills
in this field and do the support of organizations which are handled by our friends and our government and other peoples by directly or indirectly. So it's our duty, it's our personal duty to save environment, to support government, to support organizations by heart. ठीक है, हमें दिल से जो है इनका सहयोग करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम एक अच्छे और एक सुंदर पर्यावरण और एक बेस्ट एनवायरनमेंट की हम कल्पना कर सकते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है, हमें पूरी आशा है कि अगर हम सब लोग मिलकर इस क्षेत्र में काम करेंगे तो आने वाले समय में हमारा विश्व, हमारा देश इस पर्यावरण की समस्याओं से छुटकारा पा सकेगा और हमें एक अच्छा और साफ पर्यावरण मिल पाएगा। चलिए, इसी के लिए मैं आप सबको नमस्कार करना चाहूँगा और आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।